कैबिनेट पीसी भाई रिकॉर्डिंग लगा दीजिए। देखो आगे भाई परिवर्तन हो गया स्टेज से आज की इस प्रेस वार्ता में हम अपने सभी प्रेस प्रतिनिधियों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हमारे साथ में माननीय सूर्य प्रताप शाही जी, कृषि मंत्री, माननीय अनिल राजभर जी, माननीय अरुण सक्सेना जी, ये आप लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले माननीय शाही जी से मैं अनुरोध करूंगा कि उनका एक विषय आज बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उस पर माननीय शाही जी अपना विचार रखेंगे। माननीय सूर्य प्रताप शाही जी, कृषि मंत्री। टोटल 33 प्रस्ताव आज कैबिनेट के समक्ष पारित हुए हैं। 32 प्रस्ताव पहले से तय थे। एक प्रस्ताव भामाशाह की जयंती पर एक व्यापारी कल्याण दिवस की घोषणा हुई है। यह अतिरिक्त प्रस्ताव मेरे द्वारा रखा गया था, वो मंत्री परिषद के द्वारा उस पर स्वीकृति प्रदान की गई। जी नहीं, व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाना है 29 जून। जी शाही जी, आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर के कृषि एवं कृषि प्रौद्योगिकी कृषि विश्वविद्यालय कुशीनगर की स्थापना का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में स्वीकृत हुआ है, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के 10 जनपद, गोरखपुर मंडल के 4, बस्ती के 3 और आजमगढ़ के 3 मंडल, कुल 10 जनपद उसके कार्यक्षेत्र के भीतर होगा। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के पास 27 जनपद हैं, उसमें से ये 10 जनपद निकाल करके नए विश्वविद्यालय के अंतर्गत किए जाएंगे। कुशीनगर एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल है और भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली है। वहां पर भगवान बुद्ध के नाम से महात्मा बुद्ध कृषि और कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। इस साल के बजट में के समय बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने इसकी चर्चा भी की थी और उसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान इस वित्तीय वर्ष में रखा गया है। इसके लिए मैत्रेय परियोजना के अंतर्गत
195.55 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी, जिस पर किसानों से पर्यटन और सांस्कृतिक कार्य विभाग का आधिपत्य में है। सांस्कृतिक विभाग ने उस पर सहमति दिया है कि 50 एकड़ को छोड़कर 145.82 एकड़ के भीतर यह कृषि विश्वविद्यालय बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त तमकुही राज के भीतर तमकुही राज तहसील में गरिया कृषि बीज प्रक्षेत्र फार्म कृषि विभाग का है, उसकी 58 एकड़ 58.77 एकड़ जमीन को उसके लिए दी जाएगी। इसके अतिरिक्त तमकुही राज तहसील में ही कृषि विज्ञान केंद्र और मसाला शोध फार्म है, जिसमें एक कृषि विज्ञान केंद्र संचालित है ICR के द्वारा। उनके 185.75 एकड़ भूमि इसके लिए प्राप्त किया जाएगा। उसके लिए भारत सरकार से पत्राचार भी इसमें किया जाएगा। ये कृषि और कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को अच्छे प्रकार के बीज, उन्नत खेती, साथ साथ में तकनीकी खेती, जल जमाव और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में धान की फसल कैसे उगाई जाए। और एक समय रहा है जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और खासतौर पर अविभाजित देवरिया जनपद गन्ना के दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जनपद, सबसे प्राचीन गन्ने की खेती वहां पर होती रही है, तो उसके शोध और अनुसंधान के को गति उससे मिल सकेगी। इस कार्यक्रम के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए व्यवहार संभावित है, जिसमें प्रशासनिक भवन, छात्रावास, प्रयोगशाला, टिश्यू कल्चर लैब, इंक्यूबेशन सेंटर आदि विभिन्न चीजें उसके भीतर स्थापित की जाएंगी। क्रमशः उसको स्थापित किया जाएगा। वहां स्वर्गीय बाबूकेदार सिंह के नाम पर गन्ना शोध केंद्र है और उनके पास भी भूमि है। उसको आगे के दिनों में उस पर यह विचार किया जाएगा कि उसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से अभी 390.54 एकड़ भूमि में ये कृषि और कृषि शिक्षण विश्वविद्यालय ये इसका काम शुरू किया जाएगा। 390.54 एकड़ के भीतर। ये सरकार ने इसके क्रियान्वयन का लक्ष्य 2026 तक रखा है और इसी वर्ष जो है इसका शिलान्यास का कार्यक्रम ये उम्मीद मैं करता हूं कि जुलाई माह में ही इसका संपन्न कर दिया जाएगा। बाकी औपचारिकताएं इसके साथ साथ पूर्ण की जाएंगी। एक दूसरा प्रस्ताव जनपद कौशाम्बी के भीतर चिरातू तहसील में औद्योगिक फसलों के लिए विशेष रूप से एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत वहां एक इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है। इस पर 6,51,64,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रस्तावित सेंटर के अंतर्गत प्रशासनिक भवन, हाईटेक नर्सरी, मदर ब्लॉक, लेबोरेटरी, वर्किंग सेट, ट्यूबवेल पंप हाउस, टिश्यू कल्चर लैब आदि इसके भीतर स्थापित किया जाएगा। और विशेष रूप से ये इसके यह जो है वो इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट नाम से कौशाम्बी जनपद के भीतर सिरातू तहसील में स्थापित की जाएगी। इसके ऊपर 6,51,64,00,000 रुपए की धनराशि व्यय की जाएगी। प्रशासनिक भवन, हाईटेक नर्सरी, मदर ब्लॉक, लेबोरेटरी, वर्किंग सेट, ट्यूबवेल पंप हाउस, प्रशिक्षण भवन आदि उसके भीतर निर्मित होंगे। टिश्यू केले का टिश्यू कल्चर लैब भी होगा। विशेष रूप से अमरूद, आंवला और केले के ऊपर उस पर विशेष रूप से यह हमारा एक्सीलेंस सेंटर काम करेगा, विशिष्टता केंद्र। और इसके लिए कृषि विभाग का वहीं पर सिरातू में हमारा फार्म रहा है, तो कृषि विभाग का
उसमें से उनको 9 एकड़ जमीन उनको उपलब्ध कराई जाएगी, 9 हेक्टेयर भूमि उसके लिए उपलब्ध कराई जाएगी, निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के किसानों को तकनीकी और वैज्ञानिक खेती हो सके और आधुनिक तरीके से होने वाले सभी अन्वेषण और शोध के अनुरूप वो खेती कर सकें, इस दृष्टि से यह 2 महत्वपूर्ण फैसला आज योगी आदित्यनाथ जी की मंत्रिपरिषद ने लिया है और इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के किसानों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ कि आने वाले दिनों में उनके आमदनी को बढ़ाए जाने की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। राज्य के भीतर लगातार योगी जी की सरकार आने के बाद इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने बनारस के भीतर पैक हाउस, इस मल्टीपर्पज पैक हाउस का वहाँ पर फ्लैग ऑफ किया है और 1 सप्ताह पहले हमने अमरोहा से एक मल्टीपर्पज पैक हाउस का तो उद्घाटन किया और इन दोनों जगहों से बड़े पैमाने पर आज फल और सब्जियां एक्सपोर्ट की जा रही हैं, जिससे किसानों को अच्छी और बेहतर आमदनी प्राप्त होने वाली है। धन्यवाद। देखिए, अभी इस जून में 15 जून तक हम लोगों ने लखनऊ से 650 मेट्रिक टन हमारा आम और सब्जियों का एक्सपोर्ट हुआ है इस 3 माह के भीतर, और वाराणसी से लगभग 550 मेट्रिक टन का हुआ। अभी जो फ्लैग ऑफ किया गया है परसों में, वह वाराणसी से लगभग 35 मेट्रिक टन का फ्लैग ऑफ किया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, और मैंने अमरोहा से 27 मेट्रिक टन का फ्लैग ऑफ किया अमरोहा से। तो इस 3 महीनों के भीतर लगभग 300 टन जो है वो एक्सपोर्ट आम का और सब्जियों का मिलाकर के हुआ है। अब आगे बताएंगे कि वाला सब कुछ सुने। धन्यवाद। ये एक माननीय अनिल राजभर जी का है, मत संख्या 19, ये राम भद्राचार्य जी का जो विश्वविद्यालय है चित्रकूट में, उसके संबंध में श्री अनिल राजभर जी। नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग अवगत हैं कि जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित है और उसके कुलाधिपति जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हैं। अपने उनके जो स्वास्थ्य की समस्या है, उनकी बढ़ती जो आयु है और वहाँ के संसाधनों के प्रति उनकी जो चिंता है, इन तमाम बातों को लेकर उनके तरफ से सरकार से अनुरोध किया गया कि जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को राजकीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाए, इसका संचालन राज्य सरकार करे। आज ये प्रस्ताव मंत्रिमंडल के सामने रखा गया, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है, इसको अनुमोदित किया है, इसको पास किया है। तो अब जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय अब उत्तर प्रदेश जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग राजकीय विश्वविद्यालय के रूप में अब ये जाना जाएगा और आजीवन कुलाधिपति जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ही होंगे। उनके बाद फिर महामहिम राज्यपाल उसके कुलाधिपति होंगे। जो वहाँ हमारे कर्मचारी हैं, जो शैक्षणिक कर्मचारी हैं वो भी, और जो गैर शैक्षणिक कर्मचारी हैं वो भी, जो यूजीसी के जो मानक हैं उसके अनुरूप जो लोग वहाँ उसको मानक को पूरा करेंगे, वो राजकीय विश्वविद्यालय दिव्यांग विश्वविद्यालय के हिस्सा वो माने जाएंगे। 50% अब तक वहाँ ये व्यवस्था थी दिव्यांग विश्वविद्यालय की कि 50% अब तक सिर्फ दिव्यांग ही वहाँ
अपने शिक्षण का काम, पठन पाठन का काम और उनका वहाँ दाखिला होता था। लेकिन अब से वहाँ 50% हमारे दिव्यांगजन शिक्षा ग्रहण करेंगे और फिर बाकी जो हमारे सामान्य छात्र हैं उनको भी उस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने का उनको भी अवसर मिलेगा। तो इस तरह का एक महत्वपूर्ण, मैं समझता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये दूसरा दिव्यांग विश्वविद्यालय जिसको स्थापित करने का काम जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने किया था, अब ये राजकीय विश्वविद्यालय आज के बाद ये दूसरा शकुंतला मिश्रा पुनर्वास जो दिव्यांग विश्वविद्यालय है, उसके अलावा ये एक और विश्वविद्यालय दिव्यांगजनों के लिए आज से मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, पहले ये था वहाँ, हाँ, तो अब व्यवस्था वहाँ जो सामान्य छात्र हैं अब उनको भी अवसर हम देंगे। हाँ, वो उनके लिए आरक्षित 50% तो उनके लिए आरक्षित रहेगा, बाकी सामान्य छात्रों को भी हम वहाँ पे अवसर देंगे। हाँ जी। डॉक्टर अरुण कुमार जी, वन मंत्री की ये बड़ी योजना लेकर आए हैं। सभी को प्रणाम। साथियों, प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से 12.60 करोड़ पौधों का रोपण वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा तथा 22.40 करोड़ पौधों का रोपण राजकीय विभागों द्वारा जन सहभागिता, जिसमें नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जनपद स्तरीय विभागों के मुख्यालय, विकास खंड, कृषकों, समाज सेवी संस्थाओं, NSS के कार्यकर्ताओं के सहयोग से लगाए जाएंगे। वृक्षारोपण जन आंदोलन वर्ष 2023-24 का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ कृषकों की आय में वृद्धि करना है। वन एवं वन्य जीव विभाग की पौधशालाओं में वृक्षारोपण 23-24 हेतु लगभग 50 करोड़ पौधे उपलब्ध हैं। गत वर्ष की भांति इस वर्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी वृक्षारोपण में समस्त शासकीय विभागों, संस्थाओं, व्यक्तियों को संबंधित शासकीय विभागों, संस्थाओं के माध्यम से वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा निःशुल्क पौधा यूकेलिप्टस और पॉपुलर को छोड़कर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित हो, ग्रीनरी हो और ग्लोबल टेम्परेचर भी हम रोक सकें बढ़ने। देखिए, पिछली बार जितने लगे थे, हमारे विभाग के सर्वे के अनुसार हमारे विभाग के लगभग 90% पेड़ जीवित हैं। अन्य विभागों द्वारा लगाए गए 75 से 80% पौधे जीवित हैं। इसकी जानकारी और सही करने के लिए हमने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून से एक पैक्ट किया है कि तुम एक थर्ड पार्टी सर्वे करके बताओ पिछले 2 सालों में कितने पेड़ लगे, कितने जीवित हैं, कहाँ का जीवित हैं, और मैं समझता हूँ उसकी रिपोर्ट हमको जल्दी ही मिलेगी। देखिए, ऐसा है, अलग अलग पेड़ होते हैं। कुछ पेड़ होते ही ऐसे हैं जो छोटे ही लगते हैं और कुछ बड़े। वैसे हमारे यहाँ 5 फीट 5.5 फीट तक के पेड़ तैयार है। ये जुलाई माह में 1-2 बारिश और हो जाए तब ये में से शुरू करेंगे। अभी तिथि निर्धारित नहीं हुई है, जल्दी ही आपको हम तिथि से सूचित करेंगे। मैंने बताया जब 2-1 बारिश और हो जाए वो रिपोर्ट उन्होंने कहा हम आपको जल्दी ही देंगे, और जैसे ही मिलेंगे हम आपके सामने रखेंगे। हम कुछ कहें, हमारा विभाग कुछ कहे, दूसरे विभाग कुछ कहें, हमने इसके लिए थर्ड पार्टी से सर्वे कराया कि तुम सर्वे करके बताओ। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून की एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है, हमने उनसे सर्वे कराया। जी हाँ, पैक हो गया। ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI से। नहीं, कोई दिक्कत ठीक। चलिए, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्रिमंडल के सामने जो प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं उसमें से कुछ प्रस्तावों पर विशेष रूप से हम आपका ध्यान चाहेंगे। ठीक है। ये 6 असेवित जनपदों में भारत सरकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना के अंतर्गत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड पर मेडिकल कॉलेजों के विकास के लिए जो आज कैबिनेट के सामने प्रस्ताव आया था उस पर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ये जनपद हैं महोबा, मैनपुरी, बागपत, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज और इसके लिए 1012.50 करोड़ रुपए की स्वीकृति भारत सरकार के द्वारा प्रदान कर दी गई है। इससे इन 6 जनपदों में उत्कृष्ट चिकित्सा व्यवस्था हो सकेगी और मैं समझता हूँ जनपद बागपत, मैनपुरी, हाथरस, कासगंज, महोबा, हमीरपुर ये 6 जनपदों में वायबिलिटी गैप फंडिंग के आधार के ऊपर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और इसमें ऑपरेशनल कैपिटल सब्सिडी है लगभग 100 करोड़ रुपए की और 50 करोड़ रुपए की लगभग ऑपरेशनल सब्सिडी मिलेगी 5 साल में। ये जो सरकार के द्वारा 2021 में 17/9/21 के माध्यम से जो रीति तय की गई थी कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से बाकी 16 जनपदों में मेडिकल कॉलेज देंगे, उसी के अनुरूप आज ये 6 मेडिकल, 2 तो पहले दे चुके हैं संभल और महाराजगंज और बाकी 6 में जब दिया जा रहा है। इसके बाद जो विशेष रूप से जनपद कौशाम्बी की तहसील सिरातू के ग्राम कोकराज में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट की स्थापना है तो कृषि विभाग की भूमि उद्यान विभाग के निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंध में ये भी अपने आप में एक बहुत इनोवेटिव है और खास तौर से इजराइल के कोलैबोरेशन से ये जो करने जा रहे हैं ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी योजना है। इसके लिए केंद्रांश भी है और राज्यांश भी है। इसमें 651.64 लाख की योजना है जिसमें केंद्रांश है 390.98 लाख, राज्यांश है 260.65 लाख अर्थात 60 और 40% के सहयोग से इसको स्थापित किया जा रहा है। इसमें खास तौर से जनपदों के क्षेत्रीय एवं आसपास के जनपदों के कृषक आम, अमरूद और केला की सघन बागवानी जैसी नई तकनीकों का ज्ञान प्राप्त करते हुए अच्छी गुणवत्ता के फल और सब्जी का उत्पादन करेंगे। निर्यात योग्य फल एवं सब्जी उपलब्ध होगी जिसके निर्यात से देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। बेरोजगार युवकों को रोजगार का अवसर मिलेगा। इसमें 50,000 रोग मुक्त उच्च गुणवत्ता फलदार पौध की जो उत्पादित होगी और साथ ही साथ लगभग 54-5500 रोजगार सृजित होंगे। ये भी अपने आप में है। नहीं, इंडो इजराइल वाली बात हम बता रहे हैं आपको कि इजराइल के कोलैबोरेशन से ये मत संख्या 6 है, कौशाम्बी में ये स्थापित होने जा रहा है। 60-40 के 60 और 40 के अनुपात में इसमें खर्च आएगा। इसके साथ हमारे साथ में आज मंत्रिमंडल ने एक नई टाउनशिप को अभी तक इंटीग्रेटेड टाउनशिप 2014 प्रभावी थी। इंटीग्रेटेड टाउनशिप को अवक्रमित करते हुए उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है। ये अपने आप में 2 लाख से कम आबादी वालों पर भी इस प्रकार की टाउनशिप का एक बहुत इनोवेटिव आइडिया है
और हर तरह से हमारी सरकार ने अर्बनाइजेशन के ऊपर ध्यान दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार 652 लोकल बॉडीज थी, 2017 में उसका चुनाव हुआ था। इस बार 762 का चुनाव हुआ है, लगभग 110 लोकल बॉडी बढ़ी। तो खास तौर से हम अर्बन प्लानिंग के तहत ही इसको लागू कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश टाउनशिप 2023 की जो नीति निर्गत सरकार ने आज की है, इसका एक डिटेल डॉक्यूमेंट भी आपको मिल जाएगा और इसमें कई चीज़ों को हाईलाइट किया गया है। जैसे मिसाल के तौर पर जो भी जिम्मेदारी जो डेवलपर हैं उनके ऊपर भी फिक्स की गई है और जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर भी जिम्मेदारी फिक्स की गई है कि वो जैसे 60 दिन के अंदर लेआउट पास कर दें। इसके साथ ही साथ 10% EWS, 10% LIG का प्रोविजन उसमें होना चाहिए। अभी तक 25 एकड़ के उस पर था कि भाई 25 एकड़ का हमारे पास वो होना चाहिए लेआउट, लेकिन अब ये 12.5 एकड़ तक इसको कर दिया गया है। और हर तरीके का डेवलपर के ऊपर भी इस बात के लिए पाबंदी लगाई गई है कि अगर वो किसी भी रूप में उसकी अवहेलना करेगा तो उसके ऊपर पेनल्टी भी पड़ेगी और जो भी सिक्योरिटी उसकी जमा होगी उसमें जब्तीकरण भी हो सकता है। काफ़ी डिटेल डॉक्यूमेंट है। कुछ बातें जो ज़रूरी थी वो मैंने आपको बता दी, बाकी डिटेल डॉक्यूमेंट आपको मिल भी जाएगा। इसके साथ ही अटल नवीनीकरण मिशन को ये बता गए। ये प्रयागराज का जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, इसका नाम परिवर्तित करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज किया गया है। आज इस पर मंत्रिमंडल के द्वारा अपनी सहमति दे दी गई है। ये भी प्रस्ताव पास हो गया। ये इसके अतिरिक्त ये ध्यानचंद स्टेडियम जो संकल्प पत्र में उल्लिखित बिंदु सरकारी एवं निजी भागीदारी से आधुनिक सुविधाओं में से लैस स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय खोला जाएगा के संबंध में उच्चतर स्तर पर द्वारा स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ को विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने के संबंध में सैद्धांतिक सहमति के क्रम में मंत्रिपरिषद द्वारा 25/1/21 को खेलों के विकास एवं उदीयमान खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था। मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के उपरांत स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु तैयार किया गया विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित कर दिया गया। विधानमंडल द्वारा पारित होने के उपरांत उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 5/3/21 को प्रख्यापित किया गया। उक्त अधिनियम दिनांक 5/8/21 को प्रवर्त माना गया। आज खास तौर से मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 2/12/21 को हॉकी के जादूगर खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम से मेरठ में स्थापित होने वाले उत्तर प्रदेश स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नामकरण मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय रखे जाने का निर्णय लिया। आज खास तौर से इसके अधीन संपूर्ण परियोजना जो हमारी इसके लिए आकलित की गई है, इसमें 388 करोड़ 53,75,000 रुपए उच्च विशिष्टियों के साथ मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित किया गया। ये भी अपने आप में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण है। इसके साथ रामगुरु भद्राचार्य वाला हो गया। ये संस्कृत विद्यालयों को अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण, निर्माण एवं स्थापना सुविधाओं हेतु सहयोगी अनुदान योजना के संबंध में जो शासनादेश 5/1/22 को निर्गत किया गया था,
उसमें 50-50% का प्रोविजन था कि 50% इनका मरम्मत और जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के लिए खर्च किया जाए, 50% सरकार देगी और 50% जो मैनेजमेंट है वो देंगे। लेकिन ये योजना को प्रबंधकों ने ये कहा कि इतना पैसा जो है कराना मुश्किल है, तो अब उसी का संशोधन आया है कि उन्हें 50-50% के स्थान पर अब 95 और 5% है। यानी कि जितने भी संस्कृत अशासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं उनकी मरम्मत, उनका जीर्णोद्धार, उनका पुनर्निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं के लिए जो भी आकलन आएगा, एस्टीमेट जो होगा, उसका 95% तो सरकार देगी और 5% मैनेजमेंट देगा। और ये भी सुविधा दे दी गई है कि 5% मैनेजमेंट CSR से दे सकता है या अपने क्षेत्रीय विधायक और सांसद निधि से भी उसकी व्यवस्था कर सकता है, ताकि इस प्रकार उसका जीर्णोद्धार हो सके। इसमें जो आवंटन है वो 40-40-20 के अनुपात में 3 किस्तों में किया जाएगा। जी 357 विद्यालय के ये 1000 की गारंटी। ये खास तौर से मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना आई है। अभी तक जो 40% का जो टर्नओवर जो इकाइयां करती थी उनका ही रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक था। इसमें खास तौर से उन लोगों को जो छोटी MSME की इकाइयां, तो छोटी MSME की प्रदेश में स्थापित कुल MSME की इकाइयों का लगभग 15% औपचारिक रूप से रजिस्ट्रेशन है। 85% इकाइयां ऐसी थी कि जिन लोगों का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं था, उनको भी ये सुविधा दे दी गई है कि मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत उन लोगों को 5 लाख रुपए की सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में 18 वर्ष से 60 वर्ष तक के लोग सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमियों द्वारा आवेदन किया जा सकता है और इन्हें इस योजना का लाभ जो GST के पात्र हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष लाभान्वित होने वाले उद्यमियों का आकलन अभी संभव नहीं है। योजना के प्रथम वर्ष में संचालन के उपरांत ही योजनाबद्ध के व्यवहार का आकलन किया जा सके। ये अपने आप में छोटे उद्यमियों को खास तौर से दुर्घटना बीमा योजना उन लोगों को दी है कि जिन लोगों का उसके तहत पंजीकरण अभी नहीं था, वो लोग भी इसमें उस योजना के तहत पंजीकरण करा के इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आज खास तौर से जो एक प्रस्ताव आया है कि आगरा और मथुरा में पर्यटन विकास की दृष्टि से हेलीकॉप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट का PPP मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित किया जाएगा और ये भी अपने आप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है। और गोवर्धन खास तौर से मथुरा और यमुना एक्सप्रेसवे के पास आगरा में तो ब्रज 84 को सहित ब्रज सर्किट में तीर्थ एवं ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन कराएंगे। आगे संपूर्ण उत्तर प्रदेश को अलग अलग टूरिस्ट सर्किट बनाकर हेलीकॉप्टर सेवाएं देने पर भी विचार है, जिसमें खास तौर से लेकिन आज जो मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है वो मथुरा और आगरा की ही की गई है। जिसमें हेलीकॉप्टर के माध्यम से पर्यटकों को वहाँ ब्रज सर्किट की सैर कराएंगे। या सैद्धांतिक रूप से इस पर सहमति हो गई। हो गया। यहाँ एक विशेष बात, ये आज मथुरा में जो बंद पड़ी छाता चीनी मिल है उसकी अबाधित भूमि पर 3000 TCD 4900 TCD तक क्षमता विस्तारीकरण योग्य
क्षमता की नई चीनी मिल 60 KLPD क्षमता की आसवनी और लॉजिस्टिक एवं हब वेयर हाउस कॉम्प्लेक्स की स्थापना के संबंध में आज मंत्रिमंडल ने इस पर भी सहमति दे दी है। ये उस क्षेत्र के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी। 2009 में ये चीनी मिल बंद कर दी गई और तब से अब तक बंद पड़ी थी। इससे पूरे क्षेत्र के 50,000 से अधिक किसान लाभान्वित होंगे और मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला है कि छाता चीनी मिल जो है वो दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आज एक प्रस्ताव जो हमारे सामने आया भामाशाह की जयंती वाला, वो भी अपने आप में पहली बार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भामाशाह की जयंती के संबंध में ये हमारे श्री रविकांत गर्ग और जो हमारे उसके अध्यक्ष हैं उद्योग व्यापार मंडल के, तो उन्होंने भी इसके संबंध में प्रस्ताव किया था और समय समय के ऊपर व्यापारी संगठन भी बात मान करते रहे। संदीप बंसल जी ने भी इसके लिए कहा था। आज मंत्रिमंडल के समक्ष हमने, यद्यपि ये सूचीबद्ध नहीं था, लेकिन हमने मंत्रिमंडल के समक्ष ये प्रस्ताव रखा था कि भामाशाही इतिहास में एक ऐसा नाम है जो, क्योंकि सामान्यतया रईस आदमियों का नाम कभी इतिहास में लिखा नहीं जाता जब तक कोई उसका सेवा कार्य न हो, और वो भी उल्लेखनीय कार्य। भामाशाह का एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जिन्होंने महाराणा प्रताप की उस समय मदद की कि जिस समय महाराणा प्रताप को मदद की आवश्यकता थी। और जो कुछ भी हमारे पास लिटरेचर उपलब्ध है, मैं विकिपीडिया से इंग्लिश और हिंदी वर्जन खास तौर से आज निकाल के लाया हूँ, उसमें लगभग 25,000 सैनिकों को 12 साल तक उन्होंने उनका हर प्रकार से जो उनकी सहायता की महाराणा प्रताप जी की, उसमें 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक निर्वाह हो सकता था, इतना दंड दिया। प्राप्त सहयोग से महाराणा प्रताप में नया उत्साह उत्पन्न हुआ और उन्होंने पुनः सैन्य शक्ति संगठित कर मुगल शासकों को पराजित करा और फिर से मेवाड़ का राज्य प्राप्त किया। ये अपने आप में ऐतिहासिक तथ्य है और उनका नाम भी, महाराणा प्रताप जी के साथ उनका नाम भी बहुत आदर के साथ लिया जाता है। उदयपुर राजस्थान में राजाओं की समाधि स्थल के मध्य भामाशाह की समाधि भी बनी है। उनके सम्मान में 31 दिसंबर 2003 को एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। आज मंत्रिमंडल के द्वारा इसमें उनके जन्म दिवस जो हमारे विकिपीडिया पर 29 जून 1547 अंकित है, वो दिया गया है। उसको एक व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया। आज आप लोगों ने बड़े धैर्य के साथ हमारी बात को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।